हेलो क्लास। तो आज हम आपकी जो किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके पाठ 7 से शुरुआत करेंगे और आपके पाठ का नाम है जन आंदोलनों का उदय। मेरा नाम है पंकज नेगी। मैं प्रवक्ता राजनीति राजकीय इंटर कॉलेज सिरारी से हूँ, ब्लॉक प्रताप नगर है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं पाठ में, वो कुछ मुख्य बिंदु हैं इस प्रकार है, जैसे कि हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आंदोलन है। सबसे पहले हम देखेंगे चिपको आंदोलन, फिर देखेंगे हम राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, फिर दलित पैंथर, यह भी एक आंदोलन था। भारतीय किसान यूनियन, इसका भी एक आंदोलन चला। ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और अंत में हम देखेंगे कि इन सब आंदोलनों के बाद हमने क्या सबक लिया। चलिए शुरू करते हैं। ये एक फोटो है जो आपकी किताब में भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं एक पेड़ को कस के पकड़ के खड़ी हो रखी हैं। तो ये क्या है, चलिए जानते हैं। चिपको आंदोलन। एक बार की बात है कि गांव वालों ने वन विभाग से खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति मांगी, लेकिन वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब आप लोग सभी जानते हैं, मैक्सिमम लोग ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं, तो गांव की जो जरूरत की चीजें होती हैं वो ज्यादातर लोग गांव के जंगलों से ही उसको लेते हैं। तो इसी तरह की कहानी ये इस गांव की भी है कि जहाँ पे खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू का पेड़ काटने के लिए अनुमति मांगी गई, लेकिन वन विभाग ने अनुमति देने से मना कर दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि विभाग ने खेल सामग्री, जैसे कि आपका बैट है, हॉकी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उन सब चीजों को बनाने के लिए विनिर्माण की जमीन, ठीक है, यही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। और जहां गांव के लोग औजार बनाने के लिए खेती पेड़ों मतलब अंगू के पेड़ काटने की अनुमति मांग रहे थे, जिस जगह को सरकार ने उसी जगह को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए यानी बिजनेस के लिए किसी बड़ी कंपनी को दे दिया जो कि खेल सामग्री बनाती थी। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ, रोष यानी गुस्सा पैदा हुआ, और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे 1973 में उत्तराखंड के गांव से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से या एक या दो गांव से जहां के लोग इस तरह की मांग कर रहे थे, 1973 में इस तरह के आंदोलन की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे यह आंदोलन फैलता हुआ उत्तराखंड के अन्य इलाकों तक फैल गया। अब आंदोलन एक ऐसी स्थिति है जहां पे लोग सरकार की किसी बात से या सरकार की किसी नीति का विरोध करते हैं और अपनी किसी बात को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इसी तरीके से इस आंदोलन में भी हम देखेंगे कि सरकार की कौन सी नीति या सरकार से कौन सी मांगे मनवाने के लिए गांव वालों ने यह आंदोलन किया। ठीक है, मांगे क्या थी आंदोलन की? सबसे पहले तो गांव वालों ने मांग की कि जंगल की कटाई की कोई कोई भी ठेका जो है वो बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, यानी जंगल को अगर काटना है तो उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर उनको नहीं चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों पर बराबर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, कि यानी जिस गांव के आसपास का जो जंगल है वहां के लोगों का उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। और लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए, यानी गांव में जो छोटी मोटी चीजें हम बना सकते हैं, जिसे हम लघु उद्योग कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं, उस चीजों के लिए जो सामान की जरूरत होती है उसकी भी कीमत की जो सामग्री है वो कम कीमत पर उपलब्ध कराए। ठीक है, क्षेत्र के परिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में आपने कटाई कर दी, बहुत ज्यादा वो कर दिया, जिससे कि बहुत सारी आपदाएं भी आती हैं जंगली इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में। तो सरकार ऐसा ना करे, परिस्थितिकी संतुलन को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, काटे लेकिन लिमिट से। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारी तथा
वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। उस समय भी यही होता था कि गांव के जो लोग थे वही जंगलों की रक्षा भी करते थे, तो उनको सरकार की तरफ से कोई मेहनताना कुछ नहीं दिया जाता था। तो इसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया इसी आंदोलन के दौरान। चिपको आंदोलन में महिलाओं की बहुत सक्रिय भागीदारी रही। ठीक है, महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई। यह एक बहुत बड़ी मतलब आंदोलन शुरू तो हुआ था पेड़ों की कटाई से लेकर, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी चीजें जुड़ती चली गई। और परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन का? सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। 15 सालों के लिए कोई नहीं होगा। और यह आंदोलन 70 के दशक के बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बना। यह भी बहुत जरूरी बात है समझना। अब प्रतीक कैसे बनता है? कि जब भी किसी एक आंदोलन में कोई भी बातें नहीं हो और लोगों के जमीनी मुद्दों का सरकार अगर उसमें ध्यान देते हुए उसका कुछ निवारण करती है, तो ऐसे ही जमीनी मुद्दे जो अलग राज्यों में अलग परिस्थितियों में दूसरी जगहों पे हो रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि उनके यहाँ भी संभव है कि सरकार उनकी बातों को ध्यान दे। तो इसीलिए 70 के दशक के बाद यह विभिन्न भागों में उठे जन आंदोलनों का प्रतीक भी बना। ठीक है, तो ये था आपका चिपको आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर इस तरह के आंदोलनों को चलाया था। ठीक है, अब आती है बात लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ता है। हमारी मांगों को मनवाने के लिए तो हमने क्या करी है, सरकारें चुनी है। सरकारें हैं, सरकारों में विपक्ष है, सत्ता दल है, हम किसी से भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कई बार। तो आंदोलन क्यों बना, शुरू क्यों हुए? 70 और 80 के दशक, ठीक है, जब हम अपनी विकास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो राजनीतिक दलों के आचार और व्यवहार से लोगों का मोह भंग होने लगा। राजनीतिक दलों से जो उम्मीदें थी वो नहीं पूर्ण हो रही थी। कारण क्या था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद, ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है जनता पार्टी के बारे में। तो जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का जो प्रयोग था, जो सब लोग कांग्रेस के विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एक जनता पार्टी को लाए थे, वो प्रयोग जो था वो कुछ खास नहीं चल पाया। और सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोह भंग हुआ। और सरकार ने जो लोगों के लिए नीतियां बनाई थी, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिसमें कृषि का था, फिर उद्योगों का था, तो ऐसी नीतियां भी लोगों को जमीनी स्तर पर कुछ फायदा नहीं पहुंचा पा रही थी। तो इससे भी सरकारों से लोगों का मोह भंग हुआ। और आजादी की शुरुआतों में जो 20 सालों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय वृद्धि हुई भी थी। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद गरीबी जो थी, यहाँ पे असमानता थी, वो बड़े पैमाने पर बरकरार रही। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। अब जो बहुत सारे जो संगठन थे जो राजनीति को सपोर्ट करते थे, जो कि किसी न किसी दल को सपोर्ट करते थे, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, इन सब का जो विश्वास था वो लोकतांत्रिक संस्थाओं से, यानी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक दलों से, है ना, हमारे विभागों से, इन सब चीजों से उठने लग गया। यह सबूत दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए उन्होंने आवाम को लामबंद करना शुरू किया। ठीक है, और ये सबूत देखने को मिलता है कि लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, जो दलगत राजनीति थी, ठीक है, कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो दूसरे के पास जाओ, दूसरी नहीं है तो तीसरे के पास जाओ, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है तो राष्ट्रीय पार्टी के पास जाओ, राज्य पार्टी के पास जाओ। इस तरीके से लोग परेशान हो गए जब, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने आसपास के लोगों को ही लामबंद करना शुरू किया, यानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस काम में छात्रों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, जो हमने बिहार के केस में पढ़ा था पिछली पाठों में, ठीक है, समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता, और जो राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के जो झंडे डंडे उठाने वाले जो लोग होते हैं, इस तरीके के लोग आगे आए। इसके अलावा जो कुछ दलित तथा आदिवासी जो कि हाशिए पे हैं, जिनके बारे में सबसे आखिर में बात की जाती है, इस समाज से भी लोग आगे आए
और ये सब मिलकर राजनीतिक दल, छात्र दल, समाज सेवी दल, दलित, आदिवासी, इन सब समूहों को एक साथ लामबंद करना शुरू किया गया। और इन संगठनों ने सामाजिक कार्यों के प्रकृति, ठीक है, अब देखो इसमें किसी का कोई राजनीति नहीं बनानी थी, किसी को कोई गद्दी नहीं चाहिए थी, तो इसकी जो प्रकृति थी सामाजिक कार्यों के लिए इन संगठनों की, वो स्वयं सेवी थी। ठीक है, स्वयं सेवी प्रकृति के थे, इसीलिए इन संगठनों को स्वयं सेवी संगठन भी कहा गया। और इन संगठनों को मानना था कि स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिक की सीधी और सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज्यादा कारगर होगी। ये बात बहुत ही सही थी कि अगर लोग अपने मुद्दों पे सीधे बात करेंगे खुद ही, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से इन जन आंदोलनों का उदय हुआ राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर। तो अगला जो मुद्दा है वो है दलित पैंथर्स का। ठीक है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं पीछे, ये इसी आंदोलन से निकले हुए एक व्यक्ति की है, जिसका नाम हम आगे बताएंगे। तो इनका मुद्दा क्या था? महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर बना। ठीक है, 1972 यानी ये भी 70 की दशक की बात है। आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जो आजादी थी वो सवर्णों के लिए जो आजादी आई थी, उससे कहीं बदतर आजादी दलितों के लिए थी। ठीक है, आजादी कोई बहुत अच्छी इनके लिए कोई बहुत अच्छा मतलब दिन लेकर नहीं आई थी, इनके लिए अभी भी असमानता बहुत बड़ा मुद्दा था। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। यह भी बहुत कॉमन सी बात थी कि जातिगत प्रतिष्ठा को लेकर इनके ऊपर बहुत सारे जुल्म ढाए जा रहे थे। तो उसी को देखते हुए दलित पैंथर नाम का एक संगठन बना और इसके समधर्म संगठनों ने दलित पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। तो दलित पैंथर और ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, जो संगठन थे, वो इन कामों में लगे हुए थे कि ऐसा कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने पे लगे हुए थे। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। लगभग 15 से एक साल बाद सरकार ने इसके ऊपर एक कानून भी बनाया, जिसमें कि कठोर से कठोर प्रावधान रखे गए कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है या दलितों के खिलाफ अगर कोई जातिगत आधार पर कोई हिंसा करता है तो उसके खिलाफ। दलित पैंथर्स का विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना था तथा भूमिहीन किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। तो इसमें देखिए 3-4 चीजें हैं। एक तो जाति प्रथा समाप्त करनी है तथा भूमिहीन जो किसान है और शहरी औद्योगिक मजदूर जो है, इन सब को मिला के दलित सहित वंचित वर्गों को एक संगठन खड़ा करना था। इस आंदोलन से धीरे धीरे क्या हुआ कि पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला। ठीक है, एक मंच, एक जगह जहां उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला, जहां वे अपनी सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी का उपयोग प्रतिरोध की आवाज बनाकर कर सकते थे। अब ये क्रिएटिविटी कैसे कर सकते थे? वो अपनी कहानियां लिख सकते हैं इसके अगेंस्ट में, वो अपनी पोस्टर्स बना सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं या फिल्में बना सकते हैं जहां पे वो ऐसी चीजें दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं जिससे वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को दिखा सकते थे। ठीक है, इस आंदोलन के जरिए, इस संगठन के जरिए। तो इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी आप बीती लिखी। एक कहानी है जो मैंने पर्सनली पढ़ी थी, जिस कहानी का नाम है मुर्दैया, और ये आत्मकथा है डॉक्टर तुलसीराम चमार की। तो कभी मौका मिले तो इसको जरूर पढ़ना। ये भी एक दलित व्यक्ति की कहानी है कि वो कैसे अपने समाज से उठकर किस तरह से वो एक बहुत बड़े हिंदी के प्रोफेसर बने और क्या क्या उन्होंने समस्याएं झेली। और इसी एग्जाम्पल में हमारे पास जो आज़ादी से पहले अंबेडकर जी की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी साहित्य हैं जो उन्होंने लिखे हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो वो भी पढ़ने चाहिए। इसके अलावा भारतीय समाज को सबसे दबे कुचले जो तबके के जीवन के अनुभव पर जब रचनाएं आने लगी, यानी बहुत सारी चीजें जब लोग लिखने लगे अपनी अपनी उसमें, तो इससे क्या हुआ, मराठी भाष्य अब
क्योंकि दलित पेंथर महाराष्ट्र का था, तो सबसे पहले जो यहाँ के युवा थे, यहाँ के जो साहित्यकार थे, यहाँ के जो लोग थे जो दलित समाज से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी आप बीती लिखनी शुरू करी। और इससे क्या हुआ कि मराठी भाषा के साहित्य में एक जबरदस्त हिलोरी उठी। यानी आप देखिए कि जब आप हर तबके के लोगों को अनुभव को जोड़ते हैं, तब आप एक सही मायने में समाज की सही तस्वीर लोगों के सामने रखते हैं। तो इसी आंदोलन के बाद यह कुछ हद तक संपन्न हो पाया। साहित्य का दायरा ज्यादा विस्तृत हुआ, साहित्य का जो दायरा था वो और ज्यादा विस्तृत हुआ। लोगों को अब एक और तबके के बारे में, जिसे हम सबल्टन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, उसके बारे में भी पता चला। इसी तरीके का आपकी किताब में एक नामदेव ढसाल नाम के व्यक्ति हैं जिनके बारे में लिखा गया है। ये पीछे जो तस्वीर थी ये उन्हीं की थी। तो ये भी एक साहित्य से बिलोंग करते थे और दलित चिंतक भी थे, मतलब दलितों के बारे में लिखते थे और खुद भी दलित थे। तो ये थे। अब आगे आप देखें, कुछ लोग बहुत सारे बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं, कुछ आंदोलन कर रहे हैं। तो ये भी एक आंदोलन का प्रतीक है। इस तरीके के भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन, ये क्या था? 1988, ठीक है, यानी अब 90 का दशक शुरू होने, 90 के दशक के अंत में जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। ठीक है, यह किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब सरकार क्या है, बिजली मुहैया कराती है किसानों को, और किसानों को बिजली की जरूरत किस लिए? कि उनके खेतों में जो पंप होते हैं, पानी के ट्यूबवेल्स जो होते हैं वाटर पंप के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीज़ों के लिए उन्हें चाहिए होती है बिजली। जैसे खेती जब कंप्लीट हो जाती है या जब कटाई का सीजन आता है, ठीक है, तो उस समय जो वो जिसको हम बहुत सारे ऐसे जो वो बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं जिनसे धान की कटाई करते हैं, उनको अलग किया जाता है, दानों को अलग किया जाता है पौधों से। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण होते हैं जिसके लिए बिजली चाहिए होती है। तो किसानों को सरकार आमतौर पर ये सस्ते दामों पर मुहैया कराती थी, लेकिन शायद उस समय ऐसा हुआ हो कि बिजली की दरें सरकार ने बढ़ा दी। तो धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे। अब ये भारतीय किसान यूनियन क्या है? इसी के सदस्य थे। भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इसके सिर्फ पश्चिमी हिस्से और हरियाणा के किसानों का एक संगठन है। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का क्यों जिक्र है? क्योंकि आपको पता है, जब आपने हरित क्रांति के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ क्षेत्र, जो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जो क्षेत्र आते थे, वहां के किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ था, हरित क्रांति से। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब देखिए, लाभ तो ले लिया, लेकिन धीरे धीरे अब उनके सामने दिक्कतें क्या आई उसके बारे में जिक्र है। तो 1900 दशक के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रयास हुए। ठीक है, हमने धीरे धीरे अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको उदार करना शुरू कर दिया बाजार के लिए। ठीक है, हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, हर तरह के जो बाजार के जो नियम है उनके लिए ओपन करना शुरू कर दिया, खोल दिया। तो इस कार्य में नकदी फसलों के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। जो नकदी फसलें होती हैं, जैसे कि हमारी चीनी हो गया, ठीक है, हमारे गेहूं हो गए, ये सब हमारे लिए नकदी फसलों का काम करती हैं, गन्ना हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनको बाजार के संकट का सामना करना पड़ा। कैसे करना पड़ा? देखो देखो, तो देखो, क्योंकि हमारे देश से बाहर से भी ये चीजें उगाई जाती हैं, और जब हम उदारीकरण करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाने का काम करेंगे, तो बाहर के जो मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो बाहर जो वो है बेचने के लिए जो तैयार है मार्केट में, उनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी हो सकती है, उनके पास बहुत अच्छी बीज हो सकते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का हो सकता है कई बार, और हो सकता है कि उनके यहाँ जो कीमत है इन सब चीज़ों को बनाने की, वो हमसे कहीं ज़्यादा कम हो। तो उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में, वो हमसे कम दाम पे बिकेगा। तो किसानों की मांग यह थी कि जब आप हमें विदेशी मार्केट या विश्व मार्केट के साथ जोड़ेंगे, तो हमारे जो गन्ना है, हमारा जो गेहूं है, उसकी क्योंकि बिक्री कम हो सकती है,
और हमारे किसान इतने छोटे हैं या इतने बड़े नहीं थे कि वो बाहर के किसानों के साथ एक खुला जो वो होता है कंपटीशन वो कर सके। तो उन्होंने सरकार से लगाया गुहार लगाई कि आप हमारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने की मांग, आप हमारे जो हम उगा रहे हैं, जो भी हम गन्ना उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, इन सबको आप अपने आप एक बढ़ोतरी जो कीमत है उस पर खरीदना शुरू करें। ठीक है। इसके अलावा हमें बिजली की जो आपूर्ति है वो समुचित समुचित बोले तो सब्सिडाइज्ड, यानी हमें थोड़ा कम दर, बाकी जो चीज़ों लोगों को मिलती है उससे कम दर पर हमें उपलब्ध कराएं। और किसानों का जो पिछले समय से जो किसानों का कर्ज है वो भी माफ करें, तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की भी मांग की। ठीक है। तो इस तरह की कुछ मांगे थी इस संगठन की। अब हुआ क्या क्या देखो। पूरे 80 के दशक भर भारतीय किसान यूनियन ने राज्य के अनेक जिले मुख्यालयों पर इन किसानों की विशाल रैलियां आयोजित की। ठीक है। तो पूरे देश दशक में मतलब 80 से 90 तक इन्होंने ऐसी बहुत सारी रैलियां की, सरकार को अपनी बात का सरकार की तरफ ध्यान लाने के लिए। इस लामबंदी में एक नया पक्ष यह था कि इसमें किसानों के जातिगत चुनाव का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। अब जैसे वही बात है कि हरियाणा के भी ठाकुर आ गए, बड़े बड़े जमींदार जो पुराने रहे होंगे वो जो आज के टाइम पे बड़े बड़े किसान हो गए, वही यूपी उत्तर प्रदेश के भी हुए, वही पंजाब के भी हुए। तो जातिगत आधार पर लोगों ने एक दूसरे के करीब आने शुरू कर दिया। ठीक है। और कई बार क्या हुआ, इसी संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया। तो पहले जो जाति पंचायत होती थी, जैसे आप उसमें हरियाणा में देखेंगे तो खाप पंचायत होती हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जाट पंचायत होती हैं। तो इस तरीके की जो पंचायतें थी उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पुराने टाइम से लोगों को एक संगठन में बांधने का काम करती थी। ठीक है। तो अभी तक तो ये सिर्फ जाति के आधार पे थी, लेकिन अब क्योंकि हम उदारीकरण की बात कर रहे हैं, विश्व व्यापार की बात कर रहे हैं, विश्व में अपने खेती को लाने की मतलब विश्व जो होता है वर्ल्ड लेवल के अपने किसानों को लाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या था, आर्थिक मसला भी था। तो उसके आधार पे भी लोगों को जुड़ना शुरू हुए। 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था। और मतलब इनका ये भी एजेंडा था कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, जो हमारी बात मानेगा हम उस सरकार का समर्थन करेंगे। तो क्योंकि हर राज्य में अलग अलग सरकारें होती थी, तो इसलिए ये किसी एक पार्टी के साथ नहीं जुड़े। इन संगठनों ने राज्य में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ देकर अपने कुछ मांगे मनवाने में सफलता भी पाई, और ऐसा नहीं था, सरकारों ने इनकी बातें मानी भी। इनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि डब्ल्यूटीओ जो विश्व व्यापार संगठन था उससे कृषि को बाहर रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज भी सरकार के सामने है, क्योंकि विदेशी सरकारें यह हमारे ऊपर दबाव डालती हैं कि हमें अपनी कृषि को भी, हम अपनी कृषि में और उनकी कृषि के साथ भेदभाव करते हैं, यानी किसानों के साथ, या जब किसान हमारे प्रोडक्ट उगाते हैं हम इन्हें काफ़ी सब्सिडाइज्ड या हम काफ़ी समुचित दरों पर इनको उपलब्ध कराते हैं, और विदेशों में ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से हमारे किसानों को की जो फसलें हैं उनकी कीमत बाजार में बहुत ज़्यादा मांग में है, मतलब उनकी फसलें बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि उनकी कीमत कम हो रही है धीरे धीरे। तो इस तरीके से 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन होने के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक ठीक है, मोल भाव की क्षमता का हाथ था। अब देखो, राजनीति के साथ मोल भाव करना, ठीक है, यह एक मूल नहीं है, ये मोल है। ठीक है, माफ करना। तो जो मोल भाव करने की जो क्षमता है इन आंदोलनों में लोगों की, ठीक है, इन सामाजिक आंदोलनों के पीछे जो सदस्य थे इनकी, वो बहुत बड़ी थी। तो यह भी एक कारण है इसके सफल होने का, इस आंदोलन के। अब आप देखेंगे आपके पीछे कुछ महिलाएं हैं जो कुछ पोस्टर लेके खड़ी हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखने में समझ आएगा कि ये हमारे किसी दक्षिण भारत के किसी प्रदेश की कोई भाषा है। तो देखते हैं अब अगला आंदोलन क्या है। यह है ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो ताड़ी क्या होता है? तो 1990 में अब देखते हैं कि क्या हुआ। शुरुआती दौर में आंध्र प्रदेश के
नेल्लौर जिले के एक दूर दराज गांव में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, यानी महिला साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया कि छोटे से ही महिलाओं को भी साक्षर बनाने की एक मुहिम चलाई गई, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। ठीक है, प्रौढ़ साक्षरता यानी कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी स्कूल तक आज तक अभी स्कूल गए हैं कि नहीं गए, लेकिन अगर आप स्कूल में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप किसी भी उम्र के हैं, आप स्कूल में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये एक कार्यक्रम चला जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जब क्लासेस शुरू हुई तो क्योंकि ये बाकी स्कूल के छोटे बच्चों से काफी उम्र में काफी बड़ी महिलाएं थी, इनके पास काफी अनुभव था, कईयों की इसमें से शादी भी हो चुकी थी, बहुत काम ये ऑलरेडी कर चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि महिलाएं अपनी कक्षाओं में पुरुषों द्वारा देशी शराब, ये ताड़ी जो थी एक तरह की इसी की टाइप की थी, शराब को ही कहते थे, देशी शराब ताड़ी आदि पीने की शिकायत करती थी। अब शराब की वजह से क्या हुआ वहां पे, ये हर जगह की कहानी है वैसे तो, कि शराब की गहरी लत के चलते हुए शारीरिक आदमी की शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी जो उनके पैसे कमाने की जो क्षमता थी वो भी कम हो गई, ये बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। काम में गैर हाजिर यानी लोग काम पे नहीं जा रहे थे, जो घर के मेल सदस्य थे, मर्द थे, काम पे नहीं जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने काम पे नहीं जा रहे, खाना तो है, कर्ज बढ़ने लगा। कर्ज बढ़ने लगा तो कर्ज को निपटाने के लिए आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लगी। और आदमी का सबसे जो क्रूर व्यवहार है वो किसके प्रति होता था, घर की महिलाओं के प्रति, चाहे उसकी बच्चियां हो, चाहे बीवियां हो, चाहे माताएं हो, कोई भी हो, तो इन सब के खिलाफ इसका जो व्यवहार था वो बहुत ही क्रूर होने लगा आदमी का। तो अपराध और मारपीट तथा तनाव का माहौल हमेशा घर में बना रहता था। अब महिलाओं ने क्या किया, नेल्लौर जो जिला है आंध्र प्रदेश का, वहां की महिलाओं ने ताड़ी बिक्री के खिलाफ आगे आई, दुकानों को बंद करने के लिए उन्होंने दबाव बनाने शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस खबर का असर इतना हुआ, अब ये खबर धीरे धीरे लोकल अखबारों में छपने लगी, लोकल अखबारों में आने लगी, तो खबर का असर इतना हुआ कि 5,000 गांव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, 5,000 अलग अलग गांव की आने लग गई। नेल्लौर जिले ताड़ी की नीलामी, अब नेल्लौर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई, 17 बार जो ठेके थे वो नहीं खुल पाए, और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया। धीरे धीरे इसी से पूरे राज्य में, राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से, अब राज्य सरकार हर बार क्यों नीलामी करवा रही थी, क्यों चाहती थी कि शराब बिके, जबकि वो कुछ बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, लेकिन शराब की बिक्री से या ताड़ी की बिक्री से काफी राजस्व, काफी पैसा प्राप्त होता है। हमने कोरोना के समय भी देखा है आज के टाइम पे कि सरकार ने जो राजस्व के लिए ठेकों को खुलवाना कितना जल्दी स्वीकार किया, बजाय कि आपके स्कूल या किसी और चीज के, तो क्योंकि एक राजस्व का वो जरिया है और वही किसी भी सरकार की रीढ़ है, इसीलिए वहां इस पर प्रतिबंध सरकार नहीं लगा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है कि एक मुद्दे से के साथ बहुत सारे मुद्दे जुड़ते जाते हैं, जैसे कि महिलाओं ने घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी, क्योंकि जब महिलाओं को एक रास्ता मिल गया बाहर आने का और चर्चा करने का, तो उन्होंने अपनी एक परेशानी के साथ बहुत सारी परेशानियां जोड़नी शुरू कर दी। तो इस तरह जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था वो महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया, जो 90 के दशक या 80 के दशक में बहुत बड़ा एक महिलाओं की आजादी को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर, या महिलाओं की सम्मान या उनके अधिकारों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, और उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचारों को लेकर जो एक संवाद उस समय शुरू हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा रूप इसने लिया, जिसमें कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, ये बहुत बड़े मुद्दे थे उस टाइम पे, जिसका एक सपोर्ट मिला, एक इसको आधार मिला इनके साथ जुड़ने से। तो इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। और आप देखेंगे कि महिलाओं के अधिकार के लिए, ठीक है, धीरे धीरे 1993 में या 1992 में सरकार ने संविधान में कुछ संशोधन किए, जिसमें उन्होंने 73वें संशोधन में और 74वें संशोधन में, 73वें में क्या है कि उन्होंने, आपने पिछले बार 11वीं में पढ़ा था कि जो क्षेत्रीय स्तर है, ग्रामीण स्तरों पर
महिलाओं को भागीदारी दी गई, जिसमें कि उन्होंने जो आपके ग्राम पंचायत हैं, इसमें जो ग्राम सभाएं हैं, इसमें जो वो प्रधान के चुनाव होते हैं, इन सब जगहों पे महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई। उत्तराखंड में लगभग 50% का आरक्षण है। पूरे देश में 33% का आरक्षण है। ऐसे ही 74वें संशोधन में जो ग्रामीण के अलावा जो शहरी क्षेत्र है, वहां पे जो जो लोकल लेवल पे जो चुनाव होते हैं, जिसमें हम नगर निगम के चुनाव वगैरह होते हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। महिलाओं का जो प्रदर्शन, महिलाओं का जो भागीदारी है वो बढ़ाया गया, आरक्षण दिया गया। तो इस तरीके के था। इस व्यवस्था को राज्य की विधानसभा, अब डिमांड ये है कि इसको विधानसभा के चुनाव में भी, जिसमें हम अपने विधायक को चुनते हैं, और सांसदों को, यानी जो देश भर की जो संसद में है, इसको भी लागू किया जाए, और वहां पे भी 33% आरक्षण की मांग की जा रही है। ठीक है। तो इस तरह से एक छोटा सा आंदोलन कहां से कहां चलकर कहां पहुंच सकता है, तो ये एक सीखने की बात है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि कुछ महिलाएं पानी में खड़ी हैं, कुछ आदमी भी पानी में खड़े हो रखे हैं। ठीक है, ये एक लेडी है, ये भी पानी में खड़ी है। तो ये पानी में क्यों खड़े हैं? शायद कोई पानी से जुड़ा आंदोलन है, और यकीन मानिए कि ये आपसे काफी हद तक जुड़ा हुआ आंदोलन है, आपके क्षेत्र से। जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, NBA शॉर्ट में इसे कहते हैं। क्या है ये? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, ये एक परियोजना है, एक परियोजना है जो नर्मदा घाटी के विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, देखो एक राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात दूसरा, महाराष्ट्र तीन, तो ये तीन राज्यों में इस परियोजना को शुरू किया गया। तो इस राज्य में क्या था कि नर्मदा नदी यहाँ से गुजरती थी, और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अब ये उस समय की बात है। तो गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध, यानी ये दो बांध बनाने की बात की गई। अब आप, मैं क्यों कह रहा था कि आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी एक टिहरी शहर के नाम से टिहरी बांध बनाया गया। ये टिहरी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें भी क्या था, नर्मदा नदी के बचाव के लिए, जैसे कि हम भी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे जो ये बना हुआ है टिहरी बांध, उसके ऊपर काफी आंदोलन चले यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी नर्मदा नदी के बचाव के लिए नर्मदा आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने बांध का निर्माण का विरोध किया। अब विरोध तो कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग समर्थक भी थे, समर्थक में सरकार भी थी, और सरकार के साथ कुछ और लोग भी थे। इससे क्या था कि समर्थक क्या कह रहे थे कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से में सहित 3 पड़ोसी राज्यों में, ठीक है, पीने के पानी, सिंचाई, बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है, पीने का पानी, सिंचाई, बिजली आज भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से शहरीकरण होता जा रहा है, तो शहरों में इन सब चीज़ों के लिए बहुत आवश्यकता है, और वो कहाँ से जाएगी? वो यहीं से जाएगी। तथा कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी, ये इनका कहना था। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आप भी देखते हैं कि टिहरी बांध में भी हर साल जब मार्च का समय होता है, तो उसमें पानी का स्तर क्या होता है, बहुत नीचे कर दिया जाता है, ताकि अगली बार जब बारिश शुरू होंगी, तो जब बारिश बहुत ज्यादा भी हो तो बांध धीरे धीरे ऊपर भरे, लेकिन आगे जो बहाव है नदी का वो इतना तेज ना हो कि वो बाढ़ ला सके। तो इससे कहीं हद तक हमने बाढ़ को कंट्रोल किया है। लेकिन विरोधियों का मानना था कि प्रस्तावित बांध से निर्माण से संबंधित राज्य के 245 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे। तो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, 245 गांव डूब जाएंगे। ये मुद्दा, सेम यही मुद्दा टिहरी का भी था, बहुत सारे गांव डूबे। ठीक है, जिसे हम पुरानी टिहरी कहते हैं, वो पूरा डूबा। पीछे उत्तरकाशी की तरफ तक हम देखते हैं, इधर चिन्याली सौड़ की तरफ तक, और इस तरफ भी बहुत सारे गांव डूब रहे थे। पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी उठाया। ठीक है, तो अब ये जो पुनर्वास था, ये बहुत जरूरी है, और रिहेबिलिटेशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आदमी जिस परिस्थिति में, जिस गांव में रहता है, जो उसके वहां पे संसाधन उसके पास हैं, और जिस तरीके का परिवेश है उसका, क्या वही सब सरकार उसको उसके गांव से हटाकर दूसरी जगह उसे दे पाएगी? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पुनर्वास का। उसमें सिर्फ व्यक्तियों को जमीन नहीं,
एक परिवेश होता है जिसमें आपके आसपास आपके बहुत सारे सहयोगी रहते हैं, आपके बहुत सारे पशुधन है आपके आसपास, बहुत सारी आपकी जैविक आपकी बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारे आपकी चीज। तो क्या ये सारी चीजें आपको दोबारा मिल पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988-89 के दौरान मिली, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। तो यह आंदोलन 1988-89 के दौरान शुरू हुआ। इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, जो मैं बता रहा था कि लोगों का जो आसपास का जो माहौल होता है उस पे आजीविका, जो उनके कमाने का साधन है, संस्कृति जो उनका समाज है, जो उनके चीजें हैं, तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। या आप लोग खुद भी अपने आसपास जज कर सकते हैं। जो लोग शहरों में हैं वो ये सोच सकते हैं कि गांव में जो वो चीज़ कर सकते हैं तो क्या वो सही सेम चीज़ें वो शहरों में वो अप्लाई कर सकते हैं उन चीज़ों को। या जो लोग अभी गांव में हैं वो ये लोगों से ये सोच सकते हैं कि अगर वो शहरों में चले जाएंगे तो क्या इन्हें ये सब चीज़ें शहरों में भी उपलब्ध होंगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बात उठाई जा रही हैं कि आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए। यानी कि बिजली की जो ज़रूरत है, बाढ़ की जो समस्या है और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें जो है वो शहरों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, गांव की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं है कि इतने बड़े बड़े बांध बनाए जाएं। वो शहरों की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि उन लोगों के पास पैसे ज़्यादा हों, हो सकता है कि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी क्या हमें कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों को नुकसान उठाना चाहिए? यह एक सवाल था जो इस आंदोलन के दौरान उठाया गया। अब इस आंदोलन की उपलब्धि क्या हुई कि सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। तो सरकार ने जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई गई, इसको ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का ही एक प्रयास था जो सफल हुआ। ठीक है। उसमें प्रॉपर जो रिहेबिलिटेशन है, प्रॉपर जो पुनर्वास है, उसकी नीति को अपनाया गया। पर दिक्कत क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखे विरोध भी झेलना पड़ा। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप बांध का विरोध क्यों कर रहे हैं, आप अपनी मांगे करिए, पर बांध तो जरूरी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। ठीक है। आंदोलन 2 से भी ज्यादा दशकों तक चला। आंदोलन चलता रहा और ये आंदोलन आज भी चल रहा है। कई जगहों पे जो पुनर्वास है वो आज भी प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन को कोई खास जगह नहीं बना पाया। ठीक है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय पार्टियों के जो था, उसके बीच कोई खास जगह नहीं बना पाया। अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक जिसे हम नायिका के रूप में जानते हैं, उसे हम कहते हैं मेधा पाटकर। ठीक है। जैसे हम उत्तराखंड में हम जानते हैं चिपको आंदोलन के जो नायक के रूप में हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को, उनमें से एक सुंदरलाल बहुगुणा जी भी हैं, और ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी हैं जिसमें बसंती देवी भी है और बहुत सारी भी हैं लेडीज। तो इस तरीके की शैला देवी जी हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी थी उस आंदोलन में। इसी तरीके से इस आंदोलन से उभरे कुछ लोग हैं जिसमें मेधा पाटकर एक नाम है जो बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी है आप लोगों को याद रखना। 90वें दशक के अंत तक पहुंचते पहुंचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी आज जुड़े हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एक आंदोलन जब शुरू होता है तो उसका ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे रुक जाता है, उसके साथ बहुत सारे और मुद्दे जुड़ते जाते हैं और आंदोलन हमेशा जिंदा रहता है। अब हम देखते हैं कि हमने इन सब आंदोलन से क्या सीखा, कि जन आंदोलनों के क्या सबक हैं। देखो, जन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना होता है। ठीक है। जो काम हम जिस काम के लिए हमने राजनीति में जो दलीय राजनीति को चुना, पॉलिटिकल पार्टीज को चुना, वहां के नेता को चुना, जब वो कुछ काम नहीं कर पाते तो हम जन आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। यह अधिकार हमें संविधान से मिलते हैं। आंदोलन को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। ठीक है। और लोकतंत्र में जहां हम कहते हैं कि सबको हम सरकार के हम जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, या सरकार जनता के द्वारा है, जनता के लिए है, जनता के कामों के लिए है, तो जब ये काम नहीं करती करती तो लोकतंत्र जो मूल्य हैं उसको बचाने के लिए
आंदोलनों का होना देश में बहुत जरूरी है। सामाजिक आंदोलनों में समाज के नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है। ठीक है, ये जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं इसमें जो नए वर्ग हैं, नए वर्ग का कहना मतलब ये नहीं कि ये अचानक से आए हैं, ये हैं जिनको अब हमने मुख्य रूप या मुख्य धारा में जोड़ना शुरू किया है, जिसमें हम दलितों को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं और ऐसे बहुत सारे आदिवासियों को देखते हैं और बहुत सारी जातिगत ऐसी संस्थाएं हैं या बहुत सारे जातिगत या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि उनकी संख्या हो सकता है कम है, उनकी पहुंच हो सकता है बहुत कम हो, लेकिन जब उनको भी हम सामाजिक आंदोलनों से जोड़ देते हैं तो उनको भी एक आवाज मिलती है। ठीक है, जो कि चुनावी राजनीति से के जरिए जो हल नहीं हो पा रहा था उसको करने में इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। सही मायने में तो लोकतंत्र की रक्षा आंदोलनों से ही होती है। अगर आंदोलन नहीं हो रहे तो या तो सरकार बहुत अच्छी है या बहुत खराब है। बहुत अच्छा होने में हमारे देश को या किसी भी देश को ऐसा कभी होता नहीं है। अमेरिका जैसे बहुत बड़े सबसे पुराने लोकतंत्र में भी आंदोलन आज भी चल रहे हैं, वहां पे आज भी काले गोरों को लेकर जो भेदभाव है उसके खिलाफ अभी भी एक नया आंदोलन चला था। ठीक है, तो उसमें भी तो आंदोलन तो देश में चलते रहने चाहिए, ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आंदोलन का मतलब सरकार का विरोध करना है, देश का विरोध करना नहीं है। तो सरकार का विरोध और देश का विरोध दो अलग चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बीच में एक बहुत पतली सी लकीर है, लेकिन इसमें अंतर होता है। तो आप सरकार का विरोध करिए क्योंकि सरकार आपके हित के लिए बनाई गई है, सरकार किसी और के लिए नहीं है। देश हम ही लोगों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीके से जाहिर होता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ी बात है। और भारत ने सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने में इस काम में संलग्न है। ऐसे में इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई बल्कि उसका विस्तार किया। तो ये कुछ पॉइंट है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि आपने लोकतांत्रिक किन मूल्यों की रक्षा हुई है आंदोलनों से या लोकतंत्र में क्या भूमिका है आंदोलनों की, तो आप ये कुछ पॉइंट हैं जो इसमें से डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम बेसिस पे। बाकी जो पूरे पार्ट से आप लोग सीखते हैं इसमें आपको आंदोलनों के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि आंदोलनों की जो प्रकृति है उसके ऊपर फोकस करना है कि एक आंदोलन जो कि चिपको आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, ठीक है, पेड़ बचाने के ऊपर शुरू हुआ, तो उसने किस तरीके से महिलाओं की आजीविका या गांव की समस्या या फिर जो बाजारीकरण के लिए जो इस्तेमाल होने वाली भूमि है उस सारे मुद्दों को उठाया। तो इसमें आपने आंदोलनों को इस तरीके से समझना है कि इसके फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, क्यों आंदोलन होते हैं, कैसे आंदोलनों को खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझना है। चाहे वो ताड़ी विरोधी आंदोलन है, चाहे भारतीय किसान, ये सिर्फ उदाहरण है। पूरे देश में अगर हम ढूंढने लगे तो हजारों आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन आपको उदाहरणों से क्या सीखा, ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आपने इनने इनके फैक्ट्स रच लिए, इनकी मुख्य बातें रट ली, वो सब नहीं करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।